हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी टॉपिक पढ़ रहे थे प्रवास, माइग्रेशन का पहला लेक्चर कल आपको मिला था। आज लास्ट वीडियो है ये माइग्रेशन का। कल से हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। माइग्रेशन में अब तक जो आप पढ़े हैं मेरे साथ, वो मैं आपको बताया था प्रवास क्या है, प्रवास क्यों हो रहा है, थोड़ा बताया था। आज डिटेल से बताऊँगा प्रवास क्यों हो रहा है। प्रवास का दो कारक देखेंगे, फैक्टर, अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक, कल मैं आपको समझाया था। उसके बाद आप देखेंगे धाराएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे भी मैं राज्य प्रवास और अंतः राज्य प्रवास समझाया था। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा प्रवास क्यों हो रहा है। प्रवास हो रहा है तो महिलाओं का किस क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है, पुरुषों का किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रवास हो रहा है, प्रवास को क्या क्या चीज़ प्रभावित कर रहा है, और अंतिम प्रवास का परिणाम क्या है और प्रवास को कैसे रोका जा सकता है। इन मुद्दों पे मैं आपसे आज बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने आज पहला टॉपिक क्या है, प्रवास क्यों हो रहा है। सबसे पहले देखिए, अवसरों के असमान वितरण के कारण प्रवास होता है। ठीक। दूसरी बात बोलूँगा, आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव के कारण प्रवास होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर इन क्षेत्रों में सारी सुख सुविधाएं, रोजगार, शिक्षा की सुविधाएं, सारी मतलब कोई प्रॉब्लम ही ना हो इस एरिया में, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ रहना चाहेंगे या इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। और एक बेहतर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, आप साइबेरिया को जानते हैं, मतलब रसिया को जानते हैं। रसिया का देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादातर पॉपुलेशन है, पूर्वी क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साइबेरिया और ठंडी प्रदेश है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जलवायु एक ऐसा कारक है जो उसकी जनसंख्या को प्रभावित करता है, और अर्थात उधर के लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो ज़्यादातर लोग इधर ही है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि कुछ महानगर अगर हमारे देश में देखेंगे, जैसे कोई नगर होता है, नगर में ऑब्वियस सी बात है सुख सुविधाएँ ज़्यादा होती है। जैसे एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा होंगे, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होंगे, इसके कारण रोज़गार बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे गरीबी की समस्याएं कम होगी, यहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, तो डेफिनेटली इस साइड से लोग ग्रामीण से नगर की तरफ क्या करेंगे, पलायन करेंगे, प्रवास करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है और आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव के कारण होता है। कुछ आधारभूत आवश्यकताओं में मैंने शिक्षा को जोड़ दिया, स्वास्थ्य को जोड़ दिया, रोजगार को जोड़ दिया, अवसंरचना को। अगली बात देखेंगे, आर्थिक कारक क्या हो सकता है। तो आर्थिक कारक में अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो है इंडस्ट्री। आर्थिक कारक में अगर मान लीजिए कि उद्योगों की उपस्थिति कम है, इधर उद्योग कम है, तो लोगों को तो रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं वो प्रवास कर जाते हैं ज़्यादा। इसीलिए कल मैं आपको बता भी रहा था कि रोजगार के कारण पुरुषों का प्रवास ज़्यादा है, और देखेंगे गाँव से नगरों की तरफ ये लोग पलायन करते हैं। अगली बात देखिएगा, सामाजिक कारण में। तो सामाजिक कारण में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो है विवाह। आपको पता होगा कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है अधिकतर एरिया में, तो विवाह होने के बाद स्त्री क्या होता है, पुरुषों का साथ लेती है और पुरुषों के साथ चली जाती है और उनके साथ ही रहती है। ऐसे में स्त्री प्रवास बहुत ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ मैं कल भी आपको समझा रहा था कि विवाह के कारण फीमेल का प्रवास सबसे ज़्यादा है, और जनरली ये गाँव से गाँव के स्तर पर होता है। वैसे गाँव से नगर भी है, लेकिन ये कम है और ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अगली बात आप देखेंगे सामाजिक कारण में, तो होगा शिक्षा। शिक्षा में देखिएगा कि कुछ जो शहर हैं वो एजुकेशन हब के तौर पे डेवलप हो गए हैं, जैसे कोटा राजस्थान, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे, इवन लक्ष्मी नगर। और अगर आप देखे होंगे इलाहाबाद, पटना, ग्वालियर, भोपाल, ये जो सेंटर हैं वो एजुकेशन के लिए लोगों को आकर्षित करता है, और कह सकते हो कि एजुकेशन के लिए यहाँ पे प्रवास हो जाता है। स्वास्थ्य की सुविधाएं देखिए, अगर जिन क्षेत्रों में हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में देखेंगे लोगों का पलायन ठीक ठाक है, क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पे एम्स है। वैसे आजकल एम्स हर जगह है, लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट अगर एम्स का कोई संस्थान है तो वो दिल्ली का है। जनरली लोग क्या करते हैं, इधर जो खासे तौर पे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है वो तो आते ही हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी देखेंगे इधर की ओर पलायन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरणीय या जलवायु के कारण। तो पर्यावरण के कारण भी बहुत ज़्यादा पलायन होता है। मैं आपको समझाना चाहूँगा कैसे। अगर आप भारत को देखते होंगे तो इस क्षेत्र में आपको पता होगा मेघालय मिलेगा। मेघालय में मासिनराम और चेरापूंजी बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। क्या मानव वहाँ रहना चाहेगा?
नहीं। राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे थार मरुस्थल, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्या मानव वहाँ रहना चाहेगा? लेह लद्दाख के क्षेत्र में देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्या मानव वहाँ रहना चाहेगा? कुछ क्षेत्रों में देखेंगे हिमालय पर्वतमाला है, क्या मानव वहाँ रहना चाहेगा? नहीं। तो ऐसे में वो लोग पलायन करते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया पर्यावरणीय। दूसरी बात जलवायु की कर रहा, तो जलवायु में देखेंगे कई जगह वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, कई जगह तापमान बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो आपको मैं समझाने की कोशिश किया, इनके कारण भी प्रवास होता है। और अगर इनके साथ हस्तक्षेप किया जाएगा, मानवीय हस्तक्षेप होगा, तो ऐसे में आपदा की स्थिति भी आती है। तो आपदा को भी देखेंगे, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा अगर जिन क्षेत्रों में लगातार आती है, उन क्षेत्रों में भी प्रवास लोग नहीं करते, बल्कि वहाँ से उत्प्रवास हो जाता है और दूसरी जगह चले जाते हैं, अप्रवास हो जाता है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का दो फैक्टर अगर कहूँ तो परिवहन और संचार बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे अवसंरचना में, तो परिवहन के साधन के तौर पे क्या क्या हो सकता है आपके सामने? एक हो सकता है स्थल, एक हो सकता है जलीय, या इसको आप स्थलीय कह लीजिए, और एक हो सकता है वायु मार्ग। मेरे दोस्त, स्थलीय में भी क्या क्या बना सकते हो आप? रोड बोल सकते हो, रेल बोल सकते हो, और क्या हो सकता है? पाइपलाइंस वगैरह हो सकता है। क्या ये अपने आप बन जाता है, या इनको बनाने वाले लोग होते होंगे, कोई ना कोई होते होंगे? इसका मतलब मैं आपको बताता चलूँ, अगर लोग बना रहे हैं इसको, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोजगार क्रिएट करता है ये सेक्टर। ऐसे में लोगों का पलायन तो लाजमी है, होता है ना। अगली बात आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन। तो इसमें भी देखिएगा बहुत ज़्यादा वर्कर की आवश्यकता होता है, तो लोग इन क्षेत्रों में आकर लगातार काम कर रहे होते हैं, और इनको देख रेख के लिए भी होता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोजगार क्रिएट होता है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रवास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ बताता चलूं, तो इसमें अगर दो सेक्टर में मैं बात के आपको समझाने की कोशिश करूं कि पुरुष प्रवास कैसे हो रहा है और महिलाओं का प्रवास किस रेट से और किधर ज़्यादा हो रहा है, किन सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, पहला क्या है? पुरुष प्रवास। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 38% पुरुष रोजगार के लिए प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, वहीं 25% पुरुष परिवार के साथ कहीं और शिफ्ट हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। 6% देखेंगे एजुकेशन के लिए, और 10% जन्म के बाद प्रवास कर जा रहे हैं। 3% व्यवसाय के लिए, और 16% किसी अन्य एक्टिविटीज़ के लिए, और 2% मात्र विवाह के लिए। तो आप स्त्री प्रवास में देखेंगे सबसे ज़्यादा 65% मैरिज विवाह के बाद होता है। आपको बहुत पहले से समझाता आ रहा हूँ कि ये लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। 7% देखेंगे अन्य, 19% परिवार के साथ ये लोग शिफ्ट होते हैं। जन्म के बाद अगर देखें मात्र 5%, 3% रोजगार के कारण होते हैं। हालांकि वर्तमान में जब ये डेटा आएगा तो इसमें बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो आपको 3% दिख रहा है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद जो अन्य देख रहे हैं शायद ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 38% ये बढ़ता नजर आएगा, और यहाँ पे जो विवाह का परसेंट 2 कह रहा था ये तो कांस्टेंट नजर आएगा, लेकिन अन्य चीज़ें आपको चेंज होता नजर आएगा जो न्यू डेटा आएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बहरहाल जो आपके साथ एनसीईआरटी में दी हुई है वो यही चीज़ है। नेक्स्ट, प्रवास के परिणाम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, और आप अपना भी व्यू जरूर दीजिएगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, अलग अलग आयामों पर मैं आपसे बात करूंगा। तो पहली बात आप देखेंगे आर्थिक परिणाम मैंने लिया है। आर्थिक परिणाम में अगर मैं आपसे पॉजिटिव की बात करूं, सकारात्मक पहलू की बात करूं, तो आप देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात FDI क्या होगा आपके देश का? बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर प्रवास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, तो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रवास बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपके पास में विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा आएगा, और क्षेत्रीय स्तर पे अगर हो रहा है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे प्रवास हो रहा है, तो आर्थिक परिणाम में देखेंगे क्षेत्रीय विकास होगा। और अगर क्षेत्रीय विकास होता है मेरे दोस्त, तो आपको एक और बात बताता चलूं, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं? कई बार आप देखेंगे ब्रेन गेन, इसका मतलब क्या होता है? जो अच्छे मस्तिष्क के लोग हैं उनको क्या करते हैं, हम खींचते हैं, और उन्हें अच्छी अगर सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो वो लोग शिफ्ट करते हैं, और उस जगह में जहाँ आते हैं उसका डेवलपमेंट होता है। इस मामले में अमेरिका बहुत आगे है। नेक्स्ट देखिए, जनांकिकीय परिणाम क्या होता है? ठीक है, डेमोग्राफिक परिणाम में अगर मैं बात करूं तो पहली बात देखेंगे जनसंख्या का पुनर्वितरण हो जाता है। दूसरी बात देखेंगे लेबर की संख्या मिल जाती है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेबर का अत्यधिक होना, क्योंकि एक तौर पे आप क्या चाहते हैं कि अधिकतम लेबर होने से उसका जो मजदूरी होगा, जो वेजेस होंगे वो बहुत कम होंगे। वर्तमान समय में देखते होंगे लेबरों की कमी होने के कारण वेजेस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है,
तो ये भी एक फैक्टर है। अगली बात देखेंगे ब्रेन गेन और ब्रेन ड्रेन। ब्रेन गेन क्या होता है और ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ये दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। इस मामले में अगर मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो सबसे पहले ब्रेन गेन का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई यहाँ पे है बंदा, इसके पास ठीक ठाक दिमाग है, चीज़ों को समझता है, उसको किसी और जगह यहाँ जाना पड़ा, अगर ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कहलाएगा इसके लिए ब्रेन गेन, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेन ड्रेन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे हो गया ब्रेन ड्रेन और यहाँ पे हो गया ब्रेन गेन, क्योंकि जहाँ जब पे वो आ जाएगा उस जगह को गेन कहेंगे। भारत से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ब्रेन गेन करता है, भारत में ब्रेन ड्रेन हो जाता है, और जहाँ पे ब्रेन गेन हो रहा है डेवलपमेंट उसका ज़्यादा होगा। अगर भारत के स्तर पे मैं बात करूं तो बिहार का बोलबाला ठीक ठाक है इस मामले में, नो डाउट कि बहुत शानदार लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि वहाँ पे सुविधाओं की अभाव के कारण लोग पलायन कर जाते हैं। डेफिनेटली बिहार के लोग कहाँ कहाँ नहीं है और कितने अच्छे अच्छे पोस्ट पे नहीं है, किंतु समस्या क्या आ रही है कि वो लोग अपने क्षेत्र का विकास नहीं करके कहीं और कर रहे हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में वहाँ पे सुविधाओं का अभाव होने के कारण वो दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं। इसी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है ये बिहार के लिए, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिणाम क्या होता है। अगर देखेंगे तो शिक्षा बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग पलायन कर जाएंगे तो एजुकेशन अगर जहाँ भी मिल रहा होगा अच्छा वहाँ से ले सकते हैं, रोजगार जहाँ ज़्यादा मिल रहा होगा वहाँ पे जा सकते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं ज़्यादा होगा वहाँ पे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में अच्छा भी है, ठीक है, ये पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ अभी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरणीय परिणाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा, तो ये बल्कि पॉजिटिव क्या कहूँ, ये निगेटिव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रवास के लिए मैं अगर आपको निगेटिव बताऊं कि क्या नकारात्मक क्या हो सकता है, ऋणात्मक क्या हो सकता है इम्पैक्ट, तो देखिए सबसे पहले सीमित क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। सीमित क्षेत्र में इसका मतलब, मान लीजिए आपके सामने अगर इतना बड़ा क्षेत्र है मेरे भाई, तो यहीं पे अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बाकी जगह में क्या होगा, जनसंख्या कम जाएगी। यहाँ पे डेवलपमेंट तो हो जाएगा लेकिन यहाँ डेवलपमेंट कम जाएगी। क्या आप ऐसा चाहोगे कि आपका हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, पॉलिटी वीक हो जाए? रिजल्ट नहीं होएगा, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जिस तरह से बोला जाता है कि हर एक सब्जेक्ट में, या फिर सिंपल मैच देखते हैं क्रिकेट, अगर कोई ऑलराउंडर है, बैटिंग दे दो तो भी सही, बॉलिंग दे दो तो भी सही, फील्डिंग करा दो तो भी सही, वो वाला चुनोगे या सिर्फ छक्का मारने वाला, और कैच पकड़ने आए तो छोड़ दे, महंगा पड़ेगा शायद वो, समझ पा रहे हैं ना। अगर फील्डिंग कराने का दूसरे से ऑप्शन ना हो तो ऐसा मत समझिए सब्स्टिट्यूट ले आओगे, समझ पा रहे हो। तो इधर इसलिए कहता हूँ कि चौमुखी विकास होने के लिए इसका भी ध्यान रखना है और इसका भी ध्यान रखना है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, नगरों का विकास बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण का विकास कम है। क्या ऐसे हम नव भारत का निर्माण करेंगे? शायद नहीं ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इसका भी डेवलपमेंट करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सीमित क्षेत्र, एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, मैं आपको फील कराने के लिए ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ। तो सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके चलते सीमित क्षेत्र में संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं पे दबाव, कहीं पे संसाधन बहुत ज़्यादा लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मलिन बस्तियों का विकास होता चला जा रहा है। तो मलिन बस्तियों का विकास होगा तो उस क्षेत्र में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पर्यावरणीय समस्याएं धीरे धीरे देखने को मिलेगी। क्या ये अच्छा बात है? ये भी नहीं है। तो ये सब निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वन उन्मूलन हो रहा है, इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। तो अगर ऐसे में लगातार पेड़ पौधों का उन्मूलन होगा, कटाव होगा दोस्त, तो पर्यावरण पे तो जाहिर सी बात है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए ऑक्सीजन, उनको चाहिए CO2। तो एक सामंजस्य दोनों के बीच बना हुआ है। अगर ऐसे में किसी का भी जनसंख्या कम होता है और किसी का बढ़ जाता है तो भी दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा। अगली बात समझिए, ठोस कचरे का प्रबंधन। कई बार आप देखे होंगे गीला कचरा के लिए ग्रीन डब्बा और सूखा कचरा के लिए ब्लू कलर का डब्बा। भाई साहब ये सब समझदार है लेकिन इन चीज़ों को लोग समझते नहीं है। होता है ना, कई बार आप देखते होंगे इस तरह से एक डब्बा ऐसा लगा हुआ रहता है और दूसरा डब्बा आप लोग देखते होंगे ऐसा रहता है। तो ये गीला कचरा के लिए होता है मेरे भाई। तो कैसे याद रखोगे, गीला और ग्रीन, ठीक है। अगली बात समझिए, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था जब ये कंसेप्ट लाया गया था तब की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगली बात देखिए, भौम जल स्तर क्या हो रहा है, लगातार ग्राउंड वाटर घटता चला जा रहा है और शुद्ध पेयजल कम हो रहा है इसी के वजह से। क्योंकि ग्राउंड वाटर अगर नीचे चलता चला जाएगा तो फिर आपको बोरिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर बहुत नीचे से आप पानी निकालते हो तो कई जगह आप देखेंगे आर्सेनिक का मात्रा, फ्लोराइड्स का मात्रा ज़्यादा होता है। ऐसे में पानी अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर है। कई बार वाटर की हार्डनेस की शिकायत आती है, कई बार TDS की शिकायत आती है।
तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल रहा है अच्छे अच्छे शहरों में। वर्तमान समय में भारत सरकार कह भी रही है कि 2024 तक शुद्ध जल का नल हर जगह हम मुहैया करवा देंगे, लेकिन ये कहने की बात है, अगर ग्राउंड वाटर लगातार कमती चली जाएगी तो फिर कैसे होगा, समझ रहे हैं। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, सरकार तो अपने तरह से कदम उठाएगी ही। ठीक, अगली बात देखिए, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं ग्रामीण जनसंख्या कम रही है, क्योंकि शहरों में रोजगार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ग्रामीण जनसंख्या में क्या कर सकते हैं, मैं इन दोनों पॉइंट को अगर जोड़ के एक बात कहूँ आपको, मनरेगा चल रही है, मनरेगा में लगातार तालाब की खुदाई हो रही है। अगर ऐसे में किया जाएगा ना तो ग्राउंड वाटर जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो उन क्षेत्रों पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अगर अधिकतर आज के दिन में आप घर बना हुआ देखेंगे तो क्या होता है, वो टाइल्स वाइल्स लगा होता है, क्या पानी वहाँ रिस के नीचे जाएगा, रोड में पानी रिस के नीचे जाएगा, तो कैसे ग्राउंड वाटर बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइल्स वाला घर नहीं बनना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा जुगाड़ जरूर होना चाहिए जिससे पानी नीचे जाए, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे करने के लिए कम से कम कुछ डैम्स, कुछ तालाब का निर्माण होना चाहिए। और अगर ग्रामीण संख्या को बढ़ाना चाहते हो, ग्रामीण जनसंख्या का जो अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मैं कल भी बात कर रहा था आपसे, अगर उसको कांस्टेंट रखना चाहते हो तो रोजगार मुहैया करा दीजिए किसी भी कीमत पे। देखिए, प्रवास को कम किया जाना जरूरी है क्या, आप बताइएगा। कुछ मैं भी बताता हूँ। एक बात समझिए, सबसे पहले आपको पूरा योजना कल भी बताया था, इसका चलाने वाले का नाम है APJ अब्दुल कलाम। तो पूरा योजना के तहत कहा गया था कि ग्रामीणों को शहरी सुविधाएं मिल जाए तो वो लोग प्रवास क्यों करेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से इनका पॉपुलेशन को ठीक किया जा सकता है, या किस तरह से प्रवास को कम किया जा सकता है। पॉपुलेशन ठीक करने का मतलब है प्रवास से किस तरह से प्रवास को रोका जा सकता है। मैं 2-3 पॉइंट आपके सामने जो मुझे समझ में आता है मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये NCERT में नहीं लिखा हुआ था, तो इसके बाद आप मेरा सुझाव समझिए। तो अगर अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करा दिया जाए, रोड का, कम्युनिकेशन का, तो लोग क्यों आएंगे शहर। दूसरी बात, अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर अगर दे दिया जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है अगली बात जो कहने वाला हूँ, वाईफाई। भाई साहब, कई लोग मर जाएंगे इसके बगैर। तो वाईफाई की अगर सुविधा दिया जाए तो फिर लोग क्यों आएंगे शहर। ठीक है, वाईफाई वर्तमान समय में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए ये बात मैं आपको बताया था कि ग्रामीण में शहरों से ज़्यादा वाईफाई यूज हो रहा है, समझ पा रहे हैं। ये डेटा चौंकाने वाली है, लेकिन यही सत्य है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बढ़ा दिया जाए गांव में, अगर जैसे देखते होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीज़ क्यों नहीं ग्रामीण सेक्टर में हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट है, सरकार को वहीं कॉलेज बनाना चाहिए, वहीं IIT डालवा दीजिए, क्या दिक्कत है मेरे भाई। उसके चलते उस क्षेत्र में ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, अंदाजा नहीं लगा सकते आप, समझ पा रहे हैं। अगली बात देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में आधुनिक तरीके अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिक सेक्टर है वो जनरली गांव में होता है। अगर आधुनिक तरीके से खेती कराया जाए, आधुनिक तरीके से सिंचाई कराया जाए, तो मैं समझता हूं कि पैदावार जरूर बढ़ेगा और वहां पे प्रोडक्शन बढ़ने के कारण बेनिफिट ज़्यादा होगा, लोग नहीं आएंगे, प्रवास नहीं करेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वहाँ पर लगा दिया जाना चाहिए, ऐसे में रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। ठीक, जहाँ भी दिक्कतें हैं, जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे सिंचाई दे देना चाहिए। ऐसे में प्राथमिक सेक्टर का विकास होने के कारण हमारा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होगा, बढ़ जाएगा। और एग्रीकल्चर का जो अभी 17% योगदान है, हो सकता है ये दुखद घटना जो 17 में कहता हूँ, हो सकता है ये 50% भी जा सकता है। भारत में इतनी कैपेसिटी है, इतने क्षेत्र है, इतने ज़मीन है, इतनी विविधता है, इतने संसाधन है कि ऐसा किया जा सकता है। और यहाँ के किसानों में भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी और क्षमता है। इसीलिए मैं स्माइली बना रहा हूँ मेरे दोस्त कि कब ये वाला दिन देखने को मिलेगा, और ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ सरकारें शायद ऐसा कदम उठाएंगी। तो इस तरह से ओवरऑल भारत सरकार से मैं अपील करता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बाकी जो भी समस्याएं हो आप अपने पर्सनल तौर पे मुझे बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सुझाव हो, ज़रूर आप दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार करता हूँ। अगर वीडियो सही लग रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहें, और अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओवरऑल आपका मानसिक विकास बहुत अच्छा से होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं और मेरी टीम आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद।